नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदनी आईएएस में स्वागत है। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और 25 मई 2025 की जो यूपीएससी आईएएस की होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी में आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से मेहनत कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आज की जो क्लास होने वाली है, आज जो हम क्लास में कराएंगे आज, वो 9वां चैप्टर होगा। पुस्तक का नाम क्लास 6 हमारे अतीत, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है हमारे अतीत, इतिहास की है। जो कि हमने बताते हम आपको चले आ रहे हैं कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी हम कवर करा रहे हैं इतिहास की। मैं संजीव कुमार, आपके इतिहास का अध्यापक। तो हम अपने इतिहास की बेसिक समझ को अधिक उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए हम अपनी ये एनसीईआरटियों की जो कक्षाएं हैं, इनकी जो पाठ्य पुस्तक हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, है ना। आप लोग हमारे साथ रह करके कुछ ही समय में एग्ज़ाम से पहले आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। और एक आपका जो डेडिकेशन होगा बहुत अच्छा होगा, और जो आपको जो रिस्पॉन्स होगा बहुत अच्छा होगा। पिछली क्लास में हम एक जो 8वां चैप्टर था हम कवर कर चुके हैं। और आज की जो क्लास ये चल रही है, जैसे हमारा 9वां चैप्टर है। तो पिछली क्लास में हमने जो कल क्लास हुई थी उसमें हमने अशोक के बारे में पढ़ा था। आज जो क्लास होगी जो चल रही है आपके सामने, इसमें हमारा 9वां चैप्टर उसके बारे में चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। और आप लोग हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों को। हो सकता है इससे किसी को लाभ हो जाए। और उसको अगर 1 नंबर अगर अतिरिक्त मिल जाता है तो हो सकता है उसके 1 नंबर से उसका सिलेक्शन हो जाए। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं हम आपका बिना टाइम गंवाए हुए। देखिए, अध्याय 9, है ना, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसके बारे में ये जो क्लास 6 का जो 9वां चैप्टर है, 9वां अध्याय है, ये बता रहा है इसमें। हम इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, लोहार की दुकान पर प्रभाकर ने कुछ देखा, हाँ, उसके बारे में बताया है कि लोहार के उपकरण मतलब लोहे के जो भी उपकरण हैं जिनका हम यूज करते हैं, खेती में यूज करते हैं, या हम अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, मतलब इनमें आसानी काम को आसान बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लोहे के उपकरणों का वो मजबूत धातु होती है ना। इसीलिए उन्होंने बताया। तो देखिए, ये जो छात्र है, प्रभाकर नाम है इनका। तो ये अपने हाथ में जो पकड़े हुए हैं, ये कोई लोहे की कोई उपकरण पकड़ा हुआ है ना। कोई धातु है, कोई ये लोहे की कोई उपकरण है, वो उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। उनको दिखा करके उनका ये सवाल है, वो बता रहे हैं हमें। देखो, प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसियों जैसा कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे, है ना। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे और उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। तो बताया गया है कि एक लोहार की दुकान पे ये खड़े हैं। तो उनके लोहार की दुकान पे खड़े हुआ एक बेंच 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 टाइप का टेबल टाइप रखा हुआ, उस पर कुछ हंसिए हैं, कुछ कुल्हाड़ी हैं, वो रखे हुए हैं। और दो लोग उसमें भट्टी में जो लोहे की छड़ी है उसमें कुछ बना रहे हैं ठोक पीट के। तो ये प्रभाकर को बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन्हीं की बात को ध्यान में रख करके एनसीईआरटी ने इनके जवाब को बताया है। तो जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना। देखिए, लोहे के औजार और खेती। अधिकतर लोहे के औजारों का उपयोग खेती में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मशीनें लोहे की बनी है जिनका खेती में यूज किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के मशीनी उपकरण यूज किए जा रहे हैं खेती के लिए। लोहे की फाल हो गई, फावड़ा हो गया, या जो भी औजार हैं जिनका खेती में यूज हो रहा है, तो उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया है। देखते हैं। लोहे का आज प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। आप देख देख लेंगे, है ना। आप देखेंगे कि
इस लोहे की जो चीज़ें वो हमारी ज़िंदगी में प्रतिदिन यूज़ होने वाली हैं। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अब देखें, जो ख़ासकर जो किसान भाई लोग होंगे, उनके जीवन में तो डेली यूज़ होता है लोहे के उपकरण। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। लगभग 3000 साल पहले लोहे का उपयोग शुरू हुआ था इस, है ना, उपमहाद्वीप में। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में तो हमने पढ़ रखा है। महापाषाण युग में लोहे के औजार की मात्रा मिली है ना। अब हम देखते हैं कि करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। यानी 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ गया था, वो इनमें बताया गया है। आप समझ सकते हैं कि आज वर्तमान में आप लोहे के जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं, किस किस के लिए यूज कर रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। हमने इनके बारे में अध्याय 6 में पढ़ा है। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ा। इसको हम पढ़ चुके हैं अध्याय 6 में कि लोहे के फाल का यूज हुआ। जो मशीन जो भूमि जोती नहीं जा सकती थी, वो लोहे के फाल आने से उस भूमि को जोता जाने लगा और उनमें कृषि उत्पादकता बढ़ गई थी। तो आज भी लोहे के ऐसे ऐसे उपकरण हैं जिन भूमि को जोतना आसान नहीं है, उनको उससे जोता जा सकता है। आगे देखते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। और अन्य कदम में क्या है? सिंचाई। अन्य कदम क्या है इसमें? सिंचाई। तो इस सिंचाई के बारे में हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें आप देख लीजिए, है ना, इसमें ये लोहे के उपकरण हैं। आप इसको अपने दैनिक रोजमर्रा में यूज करते होंगे। जो लोहार का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, तो इस उपकरण का वो यूज करते होंगे। इसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, इसको भी यूज करते होंगे। लकड़ी को काटने के काम में इसे यूज करते होंगे, या अन्य किसी के लिए भी इसको यूज करते होंगे। और इसको भी आप यूज करते होंगे। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो, है ना। हसिया, ये हसिया है तुम्हारा। कुल्हाड़ी और सरसी, इसे सरसी बोलते हैं। लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका उपयोग तुम रोज करते हो। आप समझ के बता सकते हैं कि हम इनका रोज यूज किस किस में यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज यूज करते हैं। हम इनका तो यूज करते ही करते हैं, इनका तो हम यूज करते ही करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ हम अन्य जो उपकरण हैं उनका उनको भी यूज करते हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे अब हम बता ही दे रहे हैं आपको, जैसे फावड़ा हो गया, उसका हम यूज करते हैं, वो लोहे का होता है। मिट्टी खोदने में या सिंचाई करने में उसका यूज यूज होता है। लोहे की फाल हो गई, जिसे हम हल बोलते हैं। ट्रैक्टर के विभिन्न उपकरण होते हैं जिनका यूज होता है। देखिए आप लोग, तो ये हम बताएंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में हम सिंचाई को शामिल कर रहे हैं। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, है ना। जो गांव समृद्ध हैं, जिनमें खेती अधिक होती है, या जिनमें सिंचाई के साधन अधिक है, या वहाँ की उपजाऊ भूमि अधिक है, तो उनके बिना आप समझ सकते हैं कि समृद्ध गांव के बिना राजाओं का रह पाना मुश्किल है। तो ये बताया गया इसमें। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, इनके बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं, रोपाई के बारे में। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए, क्योंकि बिना सिंचाई के कृषि कर पाना असंभव है। अगर कृषि करते हैं तो उसमें जल से सिंचाई करनी ही करनी है। यह बात है कि किसी कृषि में जल की आवश्यकता कम होती है, तो किसी कृषि में जल की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे धान की खेती जब करते हैं तो उसमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। गेहूं जो की खेती करते हैं तो उसमें धान की जल की आवश्यकता से कम जल की आवश्यकता होती है।
इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आय परिवर्तन दिखाए गए हैं, खाली स्थानों में सही वाक्य भरें, है ना। ये थोड़ा आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे लोगों द्वारा प्रश्न किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, है ना, मतलब उत्पादकता बढ़ी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ये है, ये इनको आप खुद करेंगे। अब देखो, गांव में कौन रहते थे, है ना, गांव में कौन रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब 3 तरह के लोग कौन कौन थे, देखो। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेसियार और अदमाई कहलाते थे। देख लीजिए आप, भूमिहीन मजदूर, दास, कड़ेसियार और अदमाई कहलाते थे। और लेकिन जो तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी को क्या कहा, बेलल्ला कहा। देख लीजिए, इसमें हम देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो देश के उत्तरी हिस्से में जो बात हो रही है, उनमें जो गांव थे, तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति उसको क्या कहते हैं, ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। अब आनुवंशिक हमने बता दिया, एक व्यक्ति के बाद उसी परिवार से दूसरे व्यक्ति का उस पद पर आ जाना, है ना। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। देख लीजिए, ग्राम भोजक के पद पर जो सबसे बड़ा जो वहाँ का भूस्वामी था, वो उसका प्रधान माना जाता था, जिसके पास जमीन अधिक हो, सबसे ज्यादा जमीन हो। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। जब इनके पास जमीन अधिक है, तो उस जमीन पर जो काम करने वाले लोग होंगे, तो उनके दास मजदूर ही काम करेंगे उन पर। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। जो राजा लोग थे, तो वो वहां से गांव से जो कर इकट्ठा करते, तो इन लोगों को ही काम सौंप देते थे कि भाई आप ही कर को इकट्ठा करके हमें दीजिए, क्योंकि आप उस गांव के एक तरह से मालिक हैं। तो ये आपको सपोर्ट करने से आप इनको, इनसे कर अदायगी कर सकते हैं, कर लेने से ले सकते हैं। ठीक है, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे यही लोग। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे ना, वो क्या कहलाते थे, गृहपति। देख लीजिए, तो इसमें गृहपति किसको कहा गया है, इसमें बता दिया गया है कि अन्य स्वतंत्र कृषक। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे, जो गृहपति में। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, मतलब जो भूमिहीन व्यक्ति है, जिनके पास भूमि नहीं है, वो या तो दास होंगे या कर्मकार, मतलब या तो मजदूर टाइप के होंगे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कई शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं इसमें देख लेंगे थोड़ा। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की जो भी प्राचीनतम रचनाएं हैं, इनको संगम साहित्य कहा गया है। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, अब मानचित्र 7 में देखेंगे प्रश्न संख्या 113 पे, कि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। देख लीजिए ना। अब नगर देखते हैं, है ना। तो नगर में, नगर क्या कहती हैं, कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मैंने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। आम लोगों में ये कहानियां प्रचलित थी, जातक कहानी मतलब प्रारंभिक कहानियां, है ना। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। इन जातक कथा में एक जातक कथा दी गई है, इनके बारे में आपकी एनसीईआरटी ने बताया है। तो एक कहानी है, इसको पढ़ लेते हैं।
एक निर्धन की चतुराई। एक निर्धन व्यक्ति है, वो कैसे चतुराई करके एक पैसे कमाने लगता है, उसमें ये बताया गया है कि एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। जो भोजनालय वाला होता है, जिसका भोजन बनाने वाला बोलते हैं, इस तरह से आज होटल टाइप में बोलते हैं, तो उसकी एक बिल्ली थी, उसके लिए उसको एक सिक्के में इस मरे चूहे को बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूट राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसके बाद क्या हुआ, एक जोरों से आंधी आई, और आंधी इतनी तेज आई कि जो राजा का बगीचा था, वो उसमें जो भी पेड़ पौधे थे, उनकी टहनियाँ पत्ते टूट करके वो पूरे बगीचे में फैल गए। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। माली ने सोचा, इतना पूरे बगीचे में ये फैल गया, हम इसको कैसे साफ करेंगे। अभी आगे क्या होता है, युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। उसने कहा कि देखो, आप परेशान मत होइए, अगर आप इसकी लकड़ियां और पत्ते अगर आप हमें दे देते हो, तो आपका बगीचा मैं साफ कर दूंगा या करवा दूंगा। माली तुरंत मान गया। माली ने कहा ठीक है, कर लीजिए। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले मैं उन्हें एक एक मिठाई मिल दूंगा या मैं बांटूंगा। बच्चे तैयार हो गए। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। राजा का कुम्हार, उसे बर्तन पकाने के लिए ईंधन की जरूरत थी। उसने ढेर को देखा। उस युवक ने उसको, जो ढेर लगा हुआ था पत्तों का टहनियों का, तो उसको बेच दिया कुम्हार को। और उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए, देख लीजिए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई कि एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया, और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। उस युवक ने क्या किया, एक योजना बनाई कि नगर के उस तरफ गया, वह 500 लोग घास काट रहे थे, उसको उन्होंने पानी पिला दिया, उस युवक ने उनको। और उनसे उन लोगों ने उनको धन्यवाद कहा और बोला, आप हमसे क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि आप हमें पहला गट्ठर अपना एक एक घास का दे दीजिए, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आप अपने गट्ठर नहीं बेचेंगे। अब देखो उसमें आगे क्या है। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। तो यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वाले के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो, और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। ये शर्त थी उनकी, क्योंकि उन्होंने पानी पिलाया था, युवक ने उनको पानी पिलाया था इसलिए। और वो जो घास काटने वाले थे, वो उस बात को मान गए। अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली, तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। कितनी अच्छी कहानी है। इसको आप, इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाएं। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में, या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़ों का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा, ये आप खुद लोग करेंगे इस बात को। आगे चलते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चला कि शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से करते थे। जो भी घटनाएं थी, उनको वो उकेरते थे, का स्ट्रक्चर देते थे। वो दिखाते थे कहाँ उस समय इस तरह की घटनाएं होती थी, उसमें बताया गया है।
तो मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उनको उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खम्भों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे, मतलब उनको दिखे, लोगों को दिखे, कहा ये इन लोगों ने, मूर्तिकारों ने इन चीजों को उकेरा है। आप यहाँ देखेंगे कि नीचे सांची की मूर्तिकला, ये मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में और पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की ही बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। देख लीजिए इसे, इनके बारे में बताया गया है, इनके बारे में। इस तरह की चित्रकारी की जाती थी। दिल्ली में मिला बलयकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है? इस चित्र को आप देख करके विचार कर सकते हैं। ये बलयकूप है। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, है ना? जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में बलयकूप मिले हैं। ये बलयकूप गुसल खानों, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये बलयकूप लोगों के घरों में होते थे। इसके लिए, कूड़ेदान के लिए, या उसमें कुछ भरने के लिए, अवशिष्ट अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भरने के लिए। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। पुरातत्व के बारे में हमने आपको बता दिया पहले ही, पहले चैप्टर में, पुरातत्वविद क्या होते हैं ना। कुछ चीज़ इसमें बार बार दोहराई जा रही है, इसलिए पहले चैप्टर से जो लोग पढ़ रहे होंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आ रही होगी चीज़ें। पुरातत्वविद क्या है, महापाषाण क्या है, अध्याय 6 में हमने क्या पढ़ा था, अध्याय 7 में क्या पढ़ा था, आगे क्या पढ़ेंगे, किसकी बात हो रही है, तो वो ज़्यादातर चीज़ समझ पाएंगे जो पहले से हमारी ये क्लासें देख रहे हैं। प्राचीन शहर के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन 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 पंतनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में। भारूच ढूंढो, अब उसके द्वार दिए गए वर्णन को पढ़ो, है ना। अब हम बेरिगाजा, जो बेरिगाजा यानी भारूच का यूनानी नाम है, इसकी कहानी हम थोड़ी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं इस कहानी में? बेरिगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता। देख लीजिए, बेरिगाजा की जो सकरी खाड़ी है उसमें समुद्र से जो भी आते थे यात्री, तो उनके लिए नाव चलाना बहुत कठिन हो पाता था। सकरी मतलब पतली, उसकी चौड़ाई कम हो। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरिगाजा में शराब, तावा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। इन चीजों का यहाँ पे आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। इनका, शराब का, तावा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, इनका तो आयात होता था। और हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, इनका तो निर्यात होता था। तो आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। जो राजा के लिए जो विशेष उपहार लाते थे, इनमें ये शामिल हैं, इन चीजों को शामिल किया गया है। बेरिगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ और दो ऐसी चीजें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। इन पे आप खुद काम करेंगे तो ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अगर आप देख लेंगे को थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब सिक्के के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
सिक्के के बारे में। हम पृष्ठ 90 यानी 19 पर पढ़ चुके हैं, दी गई कहानी पढ़ चुके हैं कि तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना आहत सिक्का था जो करीब 500 साल चले, यानी जो करीब 500 साल तक ये प्रचलन में रहे थे, ये आहत सिक्के, पंचमार्क बोलते हैं जिसे हम। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता। देख लीजिए, पंचमार्क मतलब आहत करके सिक्कों का निर्माण करना, आकृति देना उनमें, वही है। देखेंगे आप। इस सिक्के का जो आकृति देखेंगे है ना, तो आपको देखने में लग रहा है कि इनको आहत किया गया है, उनका पंचमार्क किया गया है। देखने पर ही महसूस हो रहा है ये। अब विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को अगर हम पढ़ लेते हैं तो देखते हैं क्या कि खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेट, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चल जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे से नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। उन्होंने समुद्र के लिए, समुद्र के जो पास में जो नमक होता था उसके बारे में उन्होंने कहानी की रचना की है, बता दिया उन्होंने इनके बारे में, इस नमक उत्पादन के बारे में। व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं, इन पर आप खुद थोड़ा सोचेंगे। अब नगर देखेंगे, अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर में जो नगर था उनमें तो अनेक गतिविधियां भी तो होती होंगी। अब किस जगह क्या गतिविधि होती थी, कौन कौन से गतिविधि के केंद्र थे, वो हम पढ़ लेंगे इसको। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, मानचित्र 7 में पृष्ठ 173 पे आप देखेंगे तो मथुरा जो नगर है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? तो इसमें बताया गया है कि यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मतलब 2500 साल पहले से, 2500 साल पहले से, 2500 साल, 2500 साल बहुत समय हो गया, तब से ये महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था, इसलिए प्रसिद्ध था। आने जाने के लिए इनके आसपास किलेबंदी थी, मूर्तिकार थे वहां पर, संपन्न भी था। तो इसी बारे में बताया है। आगे देखेंगे कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा कोसाड़ों की दूसरी राजधानी बनी। 2000 साल पहले कोसाड़ों की दूसरी राजधानी मथुरा बनाई गई। राजधानी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ संसाधन ज्यादा हो, वहाँ पर ना, हर चीज में आसानी हो, इसलिए। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इनके बारे में जो इनके नाम आ रहे हैं, इन महान आत्माओं के जो नाम आ रहे हैं, इनके बारे में भी वहाँ पर वर्णन है, इसलिए वो और महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं ना, पत्थरों के जो भी वो हैं उन पर और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, शॉर्ट में हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वाले को उल्लेख मिलता है। इत्र बोलते हैं
एक तरह से सेंट टाइप का होता है। तो इनका इनमें वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो एनसीईआरटी हमें बहुत चीज़ लेंदी बता रही है ना, हर चीज़ को विस्तार से बता रही है एनसीईआरटी। तो वही भी हमारे साथ लेकर के पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे होंगे, और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे, बेहतर बना रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि आप कछुए की तरह धीमे 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 चलते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो जो जो आपको जो डेट याद है ना, 25 मई 2025 यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा, वो आप कवर करेंगे। आगे हम इसमें देखेंगे, मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ और एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। ये आप देख लेंगे। शिल्प तथा शिल्पकार, और शिल्पकार के बारे में जान लेते हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, तथा ये प्राय काले रंग के होते हैं। और इनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। बता दिया एनसीईआरटी ने, एक एक शब्द को बता दिया एनसीईआरटी ने, देख लीजिए। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, अपने अपने संघ, समूह बनाने लगे थे। शिल्पकार, व्यापारी अपने अपने संघ, समूह, कई लोगों का संघ होता है ना, वो बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, ये श्रेणियों का काम था, शिल्पकार करते थे ना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। श्रेणियां किसके रूप में काम करती थी? बैंकों के रूप में, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। तो अनुमान लगा सकते हैं बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से उत्पन्न हुआ होगा, एनसीईआरटी बता रही है। हम उसको अपने अतीत को पढ़ करके ही तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस समय क्या हुआ होगा। वही देखिए, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। देखिए ब्याज, बैंक में पैसा जमा करने के बदले जो ब्याज मिलती है ना एक्स्ट्रा, जैसे हमने 1,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो 1 साल बाद हमें 1,000 रुपये प्लस 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो उन्होंने बता दिया कि उनके जो उन्होंने पैसे जमा करने का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ है। या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, देखेंगे। अब सूत कातने और बुनने के नियम, इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। सूत कातने और बुनने का नियम क्या थे? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, जिसे हम पढ़ चुके हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखाने में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। एक पदाधिकारी की देखरेख में ये काम किए जाते थे। एक अधिकारी वहां पर था जो इसकी देखरेख होती थी, जो वो काम करते थे और उनकी देखरेख करता था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, सीनियर जूनियर सीनियर का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से देख सकते हैं। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, बिछुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लाया जा सकता है। बता दिया इनको, इनको लाया जा सकता था। दासी हो गई, देवदासियां हो गई, विधवा हो गई। देखिए,
इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। ये किस तरह के काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं, उनके अनुसार इन्हें भुगतान करना चाहिए। तो जो पेमेंट का जो सिस्टम काम करने बदले चला है ना, वह उम्मीद लगा सकते हैं यहीं से चला है। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। देखेंगे आप। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के सुबह सुबह का शब्द मतलब मॉर्निंग में, वो तड़के का यूज किया इन्होंने। जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए क्या बोलते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट का जो केस बोलते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक कर पा रहे हैं उस चीज को। हम किसी कार्यस्थल पर अगर महिला की तरफ बार बार देखते हैं या कुछ और वैसी गतिविधियां करते हैं तो वो उसके बदले में सजा मिलती थी। जो आज कार्यस्थलों पर साफ साफ लिख दिया गया है, महिलाओं के प्रति हमें कैसा रवैया रखना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं हमें वर्तमान से जो हमारे अतीत हैं वो कहीं ना कहीं मैच तो कर रहे हैं। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। उस समय की ये प्रथा है। तो उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, ये आपके लिए। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु बोलते हैं इसे हम। तो अब मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 113 में अरिकामेडु जो पंडिचेरी में है, इसे ढूंढेंगे और पृष्ठ संख्या 96 यानी 96 में रोम के बारे में दी जानकारी को पढ़ेंगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पंतन था, यानी एक बंदरगाह था अरिकामेडु। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, माना जा रहा है। बंदरगाह पर जो एक ढांचा बना ईंटों का, वो बना रहा है, ये गोदाम रहा होगा। यहाँ पर जो माल आता था, जो बचता था यार, उसको गोदाम में रख दिया जाता था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। आगे देखेंगे। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। उस समय की प्रथा थी। व्यापार, आयात निर्यात, बंदरगाह, इन सब के बारे में हमें एनसीईआरटी डिटेल से बता रही है। पढ़ना ही तो है, ध्यान से पढ़ते चलो। और जो परीक्षा की तिथि है वो पता ही है आपको, 25 मई 2025। और आपका ये लक्ष्य यूपीएससी 2025 इसीलिए तो है आप लोगों के लिए। आगे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। डिजाइन रोम का था किंतु बनाए यहीं जाते थे। वही है, डिजाइन किसी देश का, बन अपने भारत में रहे। वही कॉन्सेप्ट आपका इतिहास बता रहा है। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। देखो, हम इनको देखेंगे ये क्या है। इन चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। जो लिपि इसमें यूज की जा रही है, ये तमिल ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया इसमें, प्राचीन है। अब इसमें हम अन्यंत्र को पढ़ेंगे। मानचित्र
6 में पृष्ठ संख्या 84 में जाएंगे तो रोम को आप जब आप वहाँ ढूंढेंगे तो यहाँ यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यूरोप के जो पुराने शहर हैं उनमें से रोम एक उसी समय का शहर है, उन्हीं में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। जब रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था यहाँ पे। अगस्टस, इनका नाम तुमने सुना होगा, अगस्टस, इनके बारे में बताया गया है। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ये अंगस्टस बोल रहे हैं। अंगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अंगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फीथिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। थिएटर बोलते हैं। सीढ़ीनुमा जगह हो गई, उस पर बैठ बैठ के लोग सामने क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो देख सकते थे यहाँ पे बैठ के। उन्होंने स्नान गृह भी बनवाए जहां स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। पुरुषों का अलग समय, स्त्रियों का अलग समय। आप समझ सकते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर शहर के स्नानागारों में फव्वारे तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्पी थिएटर और जलवायु सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे, आप इनके बारे में थोड़ा सोच के बताएंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और ये एक्वाडक्ट, ये दिखाएगा, ये इसका चित्र है, एक्वाडक्ट। और इस अध्याय के अंतिम चरण पर हैं हम। और इनमें हम उपयोग शब्द क्या पढ़ चुके हैं, इनमें लोहे के बारे में पढ़ चुके हैं। लोहे का यूज किस किस के लिए होता था। गाँव के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंचाई पढ़ चुके हैं, संगम, नगर पढ़ चुके हैं, बलैकूब, पंतन, श्रेणी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये उपयोगी शब्द हैं। अब जब भी ये शब्द आपके नज़रों से गुजरेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करेगा, हाँ हम इनको पढ़ चुके हैं और इन शब्दों का मतलब ये होता है। और इनमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां मैंने आपसे कहा, पहले भी कहते चला आ रहा हूँ आप लोगों से, कि आप अपने पास एक कॉपी पेन रखेंगे और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट करते चलेंगे। क्योंकि हम इतना तेज तो पढ़ा नहीं रहे कि जो भी तुम्हें महत्वपूर्ण शब्द लग रहा है उसे नोट ही नहीं कर पाओ। बड़े आराम से चल रहे हैं, एक एक शब्द को पढ़ते हुए चल रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हम देख लेंगे। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले से हुई। उपमहाद्वीप में जो लोहे की शुरुआत हुई थी करीब कितने, 3000 साल पहले से। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले, जो आज सिक्कों का जो विकास हुआ 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। संगम साहित्य जो रचनाएं हुई थी वो 2300 साल पहले हुई थी। 2300। अरकामेडू का पतन, अरकामेडू का पंतन करीब 2200 से लेके 1900 साल पहले। अरकामेडू बंदरगाह बोला है इसमें, पंतन। तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम मिलेंगे आपको जो आगामी दिन होने वाली नेक्स्ट क्लास है उसमें, और उसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 10। उसमें हम अध्याय 10 को पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ होंगे और हमारे साथ रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको 25 मई जो 2025 की होने वाली आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी में आप लोग इस एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे। एनसीईआरटी कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा गया है, आप लोगों को ध्यान में लेकर रखा गया है। आप
26 में देना चाहते हो, 27 में देना चाहते हो, आप दीजिए। आप अभी एनसीईआरटी कर लेंगे तो आपके जो सिर पर जो दबाव बना रहेगा ना एनसीईआरटी ना पढ़ने का, वो हट जाएगा। आप फिर चाहे एनसीईआरटी के नोट्स पढ़िए, चाहे शॉर्ट नोट्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए उस समय, तब समझ में आएगा, क्योंकि आपने एक-एक शब्द को पढ़ रखा है। और जो एक बार पढ़िए पर सही से पढ़िए, बार-बार ना पढ़ना पड़े, ऐसा पढ़िए। इसलिए आपके संस्थान नंदिनी आईएएस आप लोगों के लिए ये रखा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और आप लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा कि आप लोग धीमे-धीमे कछुए की तरह चलते रहिए, खरगोश की तरह मत भागिए, कछुए की तरह चलते रहिए, क्योंकि आज भी जीत कछुओं की ही हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि आपका यहाँ आना सफल, और हमारा जो लेक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है, ये कई हद तक सफल हो रहा होगा और आप लोग इसे आत्म-संयमता से देख रहे होंगे। तो मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, जो कल होने वाली होगी उसमें। तो तब के लिए नमस्कार। और हाँ, आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएँ। आप जितना से सब्सक्राइबर करवा सकते हैं, करवा दीजिए। वो फ़ायदा आपको ही मिलेगा, क्योंकि जितने हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, जितने इससे के व्यूज़ बढ़ेंगे, जिसको लोग इसको देखेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतने अच्छे हम ढंग से काम करेंगे। क्योंकि यहाँ आपसे कुछ लिया तो जाना ही था, संस्थान आपके साथ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, बाय-बाय।